Hello everyone, this is Atiya Zanab and today I'm going to discuss transformation for class 12th ISC board. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे पूछा जाता है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन पर कमांड करने के लिए जिन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत होती है उसमें से मैं एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ इन माई फर्स्ट वीडियो। और पार्ट 2 में मैंने 10 सेंटेंसेस को डिस्कस किया था, उनको ट्रांसफॉर्म किया था और उनके ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर कमांड करने के लिए वो आपको सिखाई थी। इस वीडियो में भी मैं कुछ सेंटेंसेस के हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन पर डिस्कशन करूंगी। सो बी रेडी, जॉट डाउन द पॉइंट्स व्हाटएवर यू फील इंपॉर्टेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1, बाय टुमारो दे विल हैव फिनिश द रिविजन। आपको ये पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो दे सब्जेक्ट है, विल हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड आपका वर्ब है, देन आपका ऑब्जेक्ट है। और हमको स्टार्ट करना है द रिविजन से, यानी दिए गए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। यानी जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है इसे कहते हैं एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, राइट। तो यहाँ पे आंसर होगा द रिविजन और विल हैव थर्ड फॉर्म दिया गया है ना। पैसिव वॉइस में इसका कन्वर्जन होता है BEEN, बीन लग जाता है, विल हैव बीन फिनिश्ड। द रिविजन विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम बाय टुमारो, राइट। इसके साथ साथ आप ये याद रखना कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में हैज़ थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म या फिर हैव अ थर्ड फॉर्म या फिर विल हैव थर्ड फॉर्म मिलेगा, इन सब का कन्वर्जन पैसिव वॉइस में BEEN, बीन लगकर होता है। हैज़ थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म, will have third form, will have been third form, had third form, had been third form. Moving to the next sentence, as the doctor had served in the city for long, he was honored by the public. क्योंकि डॉक्टर ने उस सिटी को काफ़ी टाइम तक सर्व किया था, यानी सर्विसेज दी थी अपनी, इस वजह से पब्लिक ने उनको सम्मानित किया। दिस इज द सेंटेंस। Now we have to begin the sentence with in acknowledgement. In acknowledgement of, ये एक फ्रेज होता है। किसी इंसान को आप उसके वैल्यू की वजह से, उसकी कुछ क्वालिटीज़ की वजह से कुछ उसको दे रहे हो या उसको ऑनर कर रहे हो तो उसके लिए यूज होता है इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ समथिंग, राइट। तो यहाँ पर ऑफ अपने आप से लगाना है आपको। किस चीज़ के एक्नॉलेजमेंट की वजह से उसको ऑनर किया गया, उसकी सर्विस की वजह से, राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज लॉन्ग सर्विस इन द सिटी द डॉक्टर वॉज ऑनर्ड बाय द पब्लिक। तो ये आपको चेंज करना होता है अपनी तरफ से। यहाँ पे आपको सेंटेंस में दिया गया था हैड सर्व्ड यानी कि थर्ड फॉर्म, लेकिन जब इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ आपको लगाना है तो ये कॉमन सी चीज़ है कि ऑफ के बाद फिर आप वर्ब नहीं लगाओगे, आपको उस सर्व का अपनी तरफ से सर्विस करना पड़ेगा, राइट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई फ्रेंड सेड हर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माई फ्रेंड एक्सक्लेम, आपको समझ आ रहा होगा कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कैसे पहचान लिया मैंने कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है, क्योंकि दिए गए सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है। इन्वर्टेड कॉमास के दिए गए सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। किसी की कही हुई बात को एग्जैक्टली कह देना उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देना उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेड को हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड, और जब कभी भी कोई अलग से वर्ड्स दिए रखा होता है जैसे हर्रा, अलास इन ऑल, तो फिर आपको एक्सक्लेम्ड विद वो इमोशन आपको सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हर्रा है, हर्रा यूज़ किया जाता है जब हम खुशी दिखाते हैं। तो माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब आई यूज़ हुआ है फ्रेंड के लिए तो हम यूज़ करेंगे आई के प्लेस पे ही। यही सब चेंजेस होते हैं जिसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और सेंटेंस में दिए गए वर्ब को पास्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो हमने हैव गॉट की जगह पास्ट फॉर्म ले आए हैं जिसका आंसर हो जाएगा हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू वर्क मोर यू विल बिकम मोर लकी। ये भी एक तरीके का पैटर्न है, कई सारे सेंटेंसेस इस पर बेस पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रपोर्शन दिखाया जाता है, या इन्वर्सली प्रपोर्शनल दिखा सकते हैं, डायरेक्टली प्रपोर्शनल दिखा सकते हैं दो एक्शंस के बीच। जैसे लिखा है कि इफ़ यू वर्क मोर, अगर ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा लकी हो जाओगे। लकी कैसे हो जाएगा, इंसान मेहनत करके लकी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा लकी होना, यानी दो अलग अलग एक्शन है लेकिन दोनों का रेशियो क्या है, सेम। एक जितना करोगे उतना ही दूसरा काम भी बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हमेशा आपको द मोर करके ही पूछे जाएंगे। तो द मोर फर्स्ट एक्शन,
देन कॉमा द मोर सेकेंड एक्शन। इस तरीके से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा द मोर यू वर्क, कॉमा द लकियर यू विल बिकम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई बैग इज टू स्मॉल टू कंटेन ऑल माई बुक्स। TOO ये एक एडवर्ब होता है। क्यों इसको एडवर्ब बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एडवर्ब जो होते हैं ना वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे स्मॉल, हैवी, ओके, डम। तो ये सारे क्या होते हैं, वर्ड्स, एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके आगे अगर आपको बहुत शब्द का यूज़ करना है तो बहुत शब्द के लिए हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वेरी, एक होता है TOO। दोनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन TOO एक नेगेटिव एडवर्ब होता है। आपके पास जितने भी अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ बहुत अनप्लेजेंट है, कोई बुरी है, अगली है कोई चीज़, तो फिर आप वेरी अगली नहीं बोलोगे, आप बोलोगे टू अगली। कोई चीज़ बहुत भारी है तो टू हैवी, राइट, वेरी हैवी नहीं बोलोगे। सिमिलरली अगर कोई इंसान बहुत खूबसूरत है, टू ब्यूटीफुल नहीं बोला जाता है, ठीक है। बहुत से लोग बोल देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप TOO को याद रखना कि वो नेगेटिव सेंस देता है, इस वजह से जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है तो उसको नेगेटिव में बदला जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है नॉट। दिए गए आंसर में आपको नॉट इंक्लूड करना है, तो उसका सही आंसर होगा माई बैग इज नॉट सो बिग दैट इट कैन कंटेन ऑल माई बुक्स। या तो इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा आंसर हो सकता है माई बैग इज नॉट बिग एनफ टू कंटेन ऑल माई बुक्स। तो TOO एंड टू स्ट्रक्चर को आप सो और कैन नॉट के हेल्प से ही बनाते हो, राइट। सो यहाँ पे मैंने पहले तरीके से सो और कैन नॉट का यूज़ किया है, और यहाँ पे क्योंकि नॉट दे रखा था तो आप बिग एनफ पे यूज़ करते हो। ध्यान रखिएगा बिग एनफ ही लिखा जाता है, एनफ बिग नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि एनफ का अपना एक तरीका है यूज़ करने का, ठीक है। एनफ स्टूडेंट्स, एनफ टी, तो फिर आप एनफ यूज़ करते हो पहले। लेकिन अगर आप बोलना चाह रहे हो कोई एडजेक्टिव तो फिर आपको एनफ पहले नहीं यूज़ करना है, बाद में यूज़ करना है। बिग एनफ, एनफ बिग आप नहीं बोल सकते, राइट। तो सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा माई बैग इज नॉट बिग एनफ टू कंटेन ऑल माई बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज अनलेस राधिका हैड एनफ मनी शी वुड नॉट हैव गॉन अब्रॉड। इस सेंटेंस का मीनिंग पहले आपको समझना है। इसका मतलब है कि अगर राधिका के पास पैसा नहीं होता वो अब्रॉड ना जा पाती, राइट। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम अनलेस राधिका हैड इनफ मनी लिखा है, लेकिन आप कह रहे हो राधिका के पास पैसा ना होता। तो मैं ना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, ओके। अनलेस यू गो इज इक्वल टू इफ़ यू डू नॉट गो। अनलेस का मतलब होता है इफ़ प्लस नॉट। अनलेस आई एक्सेप्ट इफ़ आई डू नॉट एक्सेप्ट। अनलेस शी अराइव्स इफ़ शी डज नॉट अराइव, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो समझा रही हूँ। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा तो जब आप अनलेस का इफ़ करोगे उस सेंटेंस को आपको नेगेटिव कर देना है, ओके। समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा इफ़ राधिका हैड नॉट इनफ मनी शी वुड नॉट हैव गॉन अब्रॉड, ओके। अगर आप इसको नेगेटिव नहीं करना चाहते हो, आप इसको पॉजिटिव रखना चाहते हो, इफ़ राधिका हैड एनफ मनी, तो फिर अगला जो सेंटेंस दिया गया है ना आपको, उसका नॉट आपको हटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद, पर्पस होता है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना होने पाए। तो अगर आप इफ़ राधिका हैड एनफ मनी लिख रहे हो तो आपको आगे लिखना पड़ेगा शी वुड हैव गॉन अब्रॉड। क्यों? क्योंकि अगर राधिका के पास पैसा होता वो अब्रॉड चली जाती, ठीक है। अगर राधिका के पास पैसा ना होता वो अब्रॉड ना जा पाती। तो अगर शी वुड नॉट हैव गॉन अब्रॉड लिख रहे हैं तो आपको फिर इफ़ के साथ नॉट यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये मत देखो कि कहाँ चेंज करना है कहाँ नहीं। अनलेस की प्लेस पे केवल आप इफ़ नॉट लगा दो और अगला वाला सेंटेंस आपका एज इट इज़ रहेगा। अनलेस राधिका हैड एनफ मनी, यानी इफ़ राधिका हैड नॉट एनफ मनी शी वुड नॉट हैव गॉन अब्रॉड। इतना आप ध्यान रखना कि अनलेस की जगह आपको इफ़ नॉट करना होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई ट्राइड एज हार्ड एज आई कुड बट आई कुड नॉट सॉल्व द पजल। सेंटेंस स्टार्ट करना है आपको हाउएवर से। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, और हाउएवर का यूज़ होता है जब आपको दिए गए सेंटेंस में कुछ ऐसा दिया हो। कैसा दिया हो? यानी बात हो रही किसी एक्शन की और उस एक्शन के होने पर जनरली जो रिजल्ट आना चाहिए उसका ऑपोजिट रिजल्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल,
उसने मेहनत करी फिर भी फेल हो गई। तो ये वाला जो होते हैं ना, जिसमें मतलब भाई मेहनत करता है इंसान तो पास ही होता है, लेकिन फेल हो रहा है कोई, ठीक है, उसने बहुत जॉब ढूंढने की कोशिश करी मगर नहीं मिली, तो मिलने पर ढूंढने पर तो मिल ही जानी चाहिए थी, राइट। तो अगर ऐसे ऑपोजिट चीज़ें आती है ना, तो वहाँ पे आप हाउएवर का और येट का यूज़ करते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हाउएवर दे रखा है, मैंने आपको बता दिया कहाँ यूज़ करते हैं हाउएवर का। यहाँ पे बोला गया कि मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन पजल सॉल्व नहीं हो पाया। तो आपका आंसर होगा हाउएवर हार्ड आई ट्राइड आई कुड नॉट सॉल्व द पजल। तो आगे वाला सेंटेंस तो एज इट इज रहेगा, बस आपका हो जाएगा हाउएवर हार्ड आई ट्राइड। नेक्स्ट सेंटेंस इज नोबडी कुड हैव डन एनीथिंग टू हेल्प हिम। सेंटेंस का मीनिंग है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता था उसकी मदद के लिए, और आपको स्टार्ट करना है नथिंग दैट। दिए गए सेंटेंस में नोबडी है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, और यहाँ पे दिया गया नथिंग, यानी कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता था जिससे उसकी मदद हो पाती, ये सेंस आ रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? कुछ भी ऐसा जो कोई कर पाता उससे उसकी मदद नहीं हो पाती, यानी पॉसिबल नहीं था उसकी मदद कर पाना, ठीक है। तो नथिंग दैट एनीबडी कुड हैव डन वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको ऐसा समझिए, नथिंग वुड हैव हेल्प्ड हिम यानी किसी भी चीज़ से उसकी मदद नहीं हो सकती थी। तो लेकिन यहाँ पे दैट लगा हुआ है तो हम ये पॉइंट आउट करेंगे एनीबडी कुड हैव डन। आई विश आपको सेंटेंस समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, समझ आ जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दे नेवर मेट अंटिल दे हैड फिनिश्ड ईटिंग। सेंटेंस का मतलब है वे जब तक नहीं मिले जब तक उन्होंने खाना खत्म नहीं कर लिया था, राइट। आपको स्टार्ट करना है ओनली आफ्टर। तो ओनली आफ्टर आपको पता होगा आफ्टर लगा है तो फिर आपको वहाँ पे वर्ब आईएनजी फॉर्म लेनी पड़ेगी। सो ओनली आफ्टर हैविंग फिनिश्ड ईटिंग कॉमा दे मेट। सो ओनली आफ्टर हैविंग फिनिश्ड ईटिंग दे मेट, यानी खाना खत्म करने के बाद ही वो लोग मिले आपस में। हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जब आपको दो काम दिखाने होते हैं एक के बाद एक खत्म होने के वजह से। जैसे ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं घर से निकल गया, तो उसकी इंग्लिश होती है हैविंग हैड ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट माई होम। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं खेलने निकल गया, हैविंग completed my homework I went to play, राइट। सो आप समझ रहे होगे हैविंग थर्ड फॉर्म का यूज क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर ओनली आफ्टर हैविंग फिनिश्ड क्यों लिखा है, क्योंकि खाना खत्म करने के बाद ही वो लोग मिले, इस वजह से मैंने यूज किया है हैविंग थर्ड फॉर्म का। ओनली आफ्टर हैविंग फिनिश्ड ईटिंग कॉमा दे मेट। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखिएगा। द पियोन लॉस्ट हिज जॉब एज ही वॉज लेट एवरी डे। सेंटेंस का मीनिंग है पियोन ने अपनी जॉब खो दी थी, क्यों? क्योंकि वो हमेशा लेट रहता था। सेंटेंस स्टार्ट करना है हमें हैड से। हैड से सेंटेंस स्टार्ट करने को बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी बहुत बार आया है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी आपको हैड से सेंटेंस स्टार्ट करने को आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे दिए गए सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस में कन्वर्ट करने को बोल रहे हैं। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। हैड से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की पहली वीडियो में आपको सिखाया था, उसको आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये सीखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में कोई पास्ट रिग्रेट डिस्कस हो रहा है, यानी पास्ट का कोई ऐसा काम जो किया जा सकता था, जो इंसान कोई कर सकता था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर आपको इफ के साथ यूज करना है तो इफ हैड थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस निकल के आ रहा है, मीनिंग कि अगर पियोन लेट ना रहा होता हर दिन तो उसकी जॉब नहीं गई होती, उसने अपनी जॉब ना खोई होती, ठीक है। तो हैड थर्ड फॉर्म लगाना है ना आपको, लेकिन नॉट भी इंक्लूड करना है, अगर लेट ना रहा होता। तो हैड द पियोन नॉट PAN बीन लेट एवरी डे, हैड द पियोन नॉट बीन लेट एवरी डे ही वुड नॉट हैव लॉस्ट हिज जॉब। तो मैंने क्या यूज किया है स्ट्रक्चर में, मैंने यूज किया है हैड थर्ड फॉर्म वुड हैव थर्ड फॉर्म का नेगेटिव, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम थर्ड फॉर्म कहाँ है, थर्ड फॉर्म लिखी है ना मैंने, BAN बीन। बीन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है किसकी, BE की। तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, बी वॉज बीन, राइट। सो हैड नॉट बीन और उसके साथ यूज किया गया है वुड नॉट हैव लॉस्ट जॉब। आई विश ये सेंटेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, क्लियर हो जाएगा।
And now this sentence brings me to the end of the video. Until I come with some other fruitful content, keep studying. Take care. Thank you for watching.